हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल जो 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक रही उससे संबंधित प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो एक नंबर प्रश्न का आंसर होगा एक नंबर पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में किए थे। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुआ और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किए थे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सेनापति थे। बृहद्रथ की राजकीय सेना में पुष्यमित्र शुंग सेनापति के पद पर आसीन थे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन है? कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन है? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा एक नंबर वासुदेव। आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, सातवाहन या आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा एक नंबर सिमुक। सिमुक जो थे सातवाहन या आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक थे। 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किनके अधीन काम किए थे? 5 नंबर प्रश्न के आंसर देखेंगे 2 नंबर होगा मौर्यों के अधीन। मौर्यों के अधीन सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किए थे। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो इस प्रश्न 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक कनिष्क थे जो बाद में बौद्ध बन गए थे। आगे देखेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर भारत ग्रीक शैली। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर पुरुषपुर। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर पेशावर। पेशावर को पुरुषपुर के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो थे किसके राज चिकित्सक थे? 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कनिष्क। चरक जो है कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक थे। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध है?
11 नंबर प्रश्न देखेंगे, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, गंधार कला के लिए। तक्षशिला गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे, 12 नंबर होगा 2, इंडो बैक्ट्रियन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? यानी कुषाण काल में जितनी भी मूर्तियां मिला है किस संग्रहालय में है? 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 13 का प्रश्न आंसर होगा 1 नंबर, मथुरा संग्रहालय। 13 नंबर प्रश्न होगा, 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मथुरा संग्रहालय। कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में कहाँ है? तो मथुरा संग्रहालय में। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, शीशा के। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो शीशा के। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? यानी कनिष्क के समय कौन थे? 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, सत्रह नंबर प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव या भूमि अनुदान देने का प्रथा प्रारंभ किए थे? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू किए थे? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, सातवाहनों ने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ किए थे सातवाहनों ने। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा यूनानियों ने। पर्दा की शुरुआत, भारतीय रंगमंच में पर्दा की शुरुआत यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, कनिष्क। रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था भारतीयों के लिए? तो कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने के मुहर चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने के मुहर चलाई थी? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर,
कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कनिष्क के दरबार में। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, यानी किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? इस प्रश्न का 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है तो पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग महान का शासक कौन था? कलिंग महान का शासक कौन था? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर खारवेल। कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर आंध्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्र में। आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर पैठन या प्रतिष्ठान। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन या प्रतिष्ठान। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? गाथा सप्तशी की रचना किसने की थी और वह कौन थे? तो सातवाहन नरेश थे, यानी कि सातवाहन वंश के राजा थे जो गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किए थे। 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर हाल ने गाथा सप्तशी की रचना किए थे और हाल थे सातवाहन नरेश, यानी कि सातवाहन वंश के राजा थे हाल, जो गाथा सप्तशी नामक कृति की रचना किए थे। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, 29 नंबर का आंसर होगा 3 नंबर। 29 नंबर प्रश्न का आंसर 3 होगा हाल, जिन्होंने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थे और वे थे सातवाहन वंश के नरेश थे। आगे देखेंगे हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी तो प्राकृत भाषा थी। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 1 में है सातवाहन, 2 में है गुप्त, 3 में है शुंग और 4 में है चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। सबसे पहले शुंग, उसके बाद आए थे सातवाहन, उसके बाद आए थे गुप्त और गुप्त के बाद चोल।
यानी कि शुंग, शुंग के बाद सातवाहन, इसके बाद आए थे गुप्त और गुप्त के बाद चोल। सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना हुआ था, उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना हुआ था, इसके बाद गुप्त वंश की स्थापना हुआ था और इसके बाद चोल वंश की स्थापना हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? मौर्य सम्राट के ध्वंस के बाद, यानी कि मौर्य साम्राज्य के ध्वंस यानी कि नष्ट होने के बाद कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, यानी कि आक्रमण होते रहे। मौर्य साम्राज्य के नष्ट होने के बाद आप भारत पर आक्रमण होते रहे और भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किए थे? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर बैक्ट्रियन। बैक्ट्रियन यानी ग्रीक ने। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के बाद यानी कि नष्ट हो जाने के बाद भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो बैक्ट्रियन ग्रीक ने किए थे। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शासक दिए हुए हैं और सूची 2 में उपाधि दिए हुए हैं। अशोक का कौन सा उपाधि दिया गया है? तो अशोक का उपाधि दिया हुआ है, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक का उपनाम क्या है? तो प्रियदर्शी। कनिष्क, कनिष्क को क्या कहते हैं? कनिष्क को क्या कहते हैं? कनिष्क को कहते हैं अशोक को कहते हैं प्रियदर्शी, अशोक को कहते हैं प्रियदर्शी और कनिष्क को कहते हैं देवपुत्र। अशोक को कहते हैं प्रियदर्शी और कनिष्क को कहते हैं देवपुत्र और खारवेल को कहते हैं कलिंग चक्रवर्ती। खारवेल उड़ीसा के थे। खारवेल को उपाधि मिला था कलिंग चक्रवर्ती का और कुमारगुप्त को मिला था विक्रमादित्य का। एक का होगा 5 नंबर। अशोक का उपाधि मिला था प्रियदर्शी का, एक का होगा 5 नंबर। और कनिष्क का उपाधि मिला था देवपुत्र का, मिला था बी के होगा 4 नंबर। खारवेल को मिला था कलिंग चक्रवर्ती का मिला था और कुमारगुप्त को मिला था महेंद्रादित्य का मिला था। 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2। विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व से हुआ था। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। संवत्सर है, सूची 1 में दिया हुआ है सन और सूची 2 में दिया हुआ है कौन सा सन किस समय से चालू हुआ है। ए में दिया हुआ है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत हुआ है 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत हुआ है 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत हुआ है 78 ईस्वी में हुआ है। गुप्त संवत की शुरुआत हुआ है तो 320 ईस्वी में हुआ है। गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में हुआ है और कली संवत्सर की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुआ है। ए का होगा 4 नंबर, बी का होगा 3 नंबर और सी का होगा 2 नंबर और डी का होगा 1 नंबर। 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग।
36 नंबर प्रश्न देखेंगे, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज था, यानी कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था, कौन था? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था तो सातवाहन। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा यानी कि बुद्ध की खड़ी मूर्ति निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश के शासक ने राज किया था? तो कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व वंश ने। 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर पेन चाओ। पेन चाओ चीनी जनरल था जो कनिष्क को हराया था। आगे हम लोग देखेंगे, चालीस नंबर देखेंगे प्रश्न हम लोग, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कुषाणों ने। तांबे के सिक्के, सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के उत्तरी या उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था तो कुषाणों ने किया था। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, कथन और कारण है। कथन है, ए कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, ए सही है किंतु आर गलत है। ये सही है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर गांधार शैली। गांधार शैली भारतीय शैली और ग्रीक शैली यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है, उसे गांधार शैली कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है, भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है, उसे गांधार कला कहते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? जो कनिष्क थे जो 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे जिसका प्रसार उन्होंने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किए थे। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि
किसके समकालीन थे? तो पतंजलि किसके समकालीन थे? तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। आगे देखेंगे हम लोग 46 नंबर प्रश्न। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा शिलालेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। शक राजा रुद्रदमन के द्वारा भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सेंट थॉमस भारत आया था, ईसाई धर्म प्रचारक थे। 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर गोंदोफिरनस किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे? गोंदोफिरनस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक थे सेंट थॉमस भारत आए थे। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कडफिसस द्वितीय ने सर्वप्रथम कुषाण काल में स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। 49 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर शकों ने। शक वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर त्रातार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो शक। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही क्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। सबसे पहले यूनानी आक्रमण किए थे, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। आगे देखेंगे हम लोग 52 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर ग्रीकों के द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था तो ग्रीकों के द्वारा। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर बैक्ट्रियन। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर कसार्पण कहा जाता था। सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को कसार्पण कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 55 नंबर, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम रोम के साथ
किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, तमिलों एवं चेरो। रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो तमिलों एवं चेरो का। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? यानी कि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? तो बारबेरिकम है, बेरीगाजा है, बेरीगाजा को भरोच के नाम से जानते थे, और इकमेडू है। 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कोचीन। कोचीन नहीं है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कोचीन नहीं है। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? निम्न में से किस स्थान को, किस जगह को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? किस जगह को? तो 57 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे 2 नंबर, अरिकामेडू। अरिकामेडू को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? यानी कि भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य उत्तर काल में। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, डेमेट्रियस ने किया था। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो डेमेट्रियस। 59 नंबर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु बन गया था? निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु बन गया था? तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, मिनांडर। मिनांडर ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में यानी कि जीवित रहते हुए अपने पुत्र के हाथ में राज सत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु बन गया था, तो मिनांडर। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध था, तो 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, चीन के यूची जनजाति से। चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। आगे देखेंगे हम लोग, 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, अश्वघोष। अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची एक में इंडो ग्रीक, ए में दिए हुए इंडो ग्रीक दिए हुए है, तो यह हिंद यवन, इंडो ग्रीक जो है हिंद यवन से संबंधित है। शक जो है सिथियन से संबंधित है। और पार्थव जो है पहलव से संबंधित है। 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए हुए है और सूची 2 में राजधानी दिए हुए है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? तो विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? तो विदिशा। चेदी का राजधानी कहाँ है? तो कलिंग। शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? तो विदिशा। चेदी वंश की राजधानी कहाँ है? तो कलिंग। और सतवाहन की राजधानी कहाँ है? तो प्रतिष्ठान।
सतवाहन की राजधानी कहाँ है? तो प्रतिष्ठान। और कुषाण की राजधानी कहाँ है? तो पुरुषपुर पेशावर। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। शुंग वंश का राजधानी कहाँ था? तो विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ था? तो विदिशा। चेदी वंश की राजधानी कहाँ था? तो कलिंग। और सतवाहन की राजधानी कहाँ था? तो प्रतिष्ठान यानी कि पैठन। और कुषाण वंश की राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर पेशावर। 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग 64 नंबर। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर कुषाण। कुषाण वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण किए थे। कि कुषाण वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? शुंग काल में निर्माण किसका हुआ था? तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर। शुंग काल में निर्माण हुआ था तो भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार, भाजा स्तूप सभी का निर्माण हुआ था शुंग काल में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? 66 नंबर प्रश्न। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो 66 का आंसर होगा बृहत कथा। 66 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा। गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो बृहत कथा। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर दिए हुए है सतवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। सतवाहन जो शासक थे बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्धों का संरक्षण देते थे। और बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। 67 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। इनमें से कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 गलत है, 3 नंबर सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। आगे देखेंगे हम लोग 68 नंबर प्रश्न। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? प्राचीन भारत में निम्न में से किस ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर कुषाण ने। कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे यानी कि लगातार सोने के सिक्के चलाए थे। 69 नंबर प्रश्न होगा कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर चेदी वंश। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से। 69 के 1 नंबर। 70 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो 70 नंबर प्रश्न होगा 2 नंबर। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन किया गया है। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही है। 1 नंबर देखेंगे, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा देखेंगे, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। 3 नंबर देखेंगे, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। कौन सही है? 3 नंबर। 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, यानी कि 2 और 3। 2 और 3 श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। 2 और 3 सही होगा। आगे देखेंगे हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, रब्बा तक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 72 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, कनिष्क और कडफिसर शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने